अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 दैट्स इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। चैप्टर जो आपका असल में यूनिट है ट्राइगोनोमेट्री। इसके आपके सिलेबस में दो चैप्टर्स है, दैट्स इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री एंड व्हाट वी कॉल एज सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ वो ट्राइगोनोमेट्री। अब सर हम आज से क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। सर स्टार्ट क्यों करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री से, इसी चैप्टर से स्टार्ट क्यों, हम क्यों नहीं, क्या हम बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे? दैट इज रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सेट्रा, क्या हम नहीं पढ़ेंगे? हम एक एक करके सब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सर व्हाई टू स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, व्हाई टू स्टार्ट विद ट्राइगोनोमेट्री? इसके कई कारण है। पहला कारण है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, बच्चों को, जब मैं भी क्लास 10th में था, बच्चों को एक खौफ था इस ट्राइगोनोमेट्री का, वो डरती थी इस चैप्टर से, एक मतलब फोबिया उनको मतलब इस ट्राइगोनोमेट्री का था। मैं आपको कहूंगा कि जिन बच्चों ने ट्राइगोनोमेट्री कभी पढ़ी भी नहीं होती है, कभी टच भी नहीं किया होगा, उनको भी इस चैप्टर का खौफ होता है। तो वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि कुछ टाइप, कुछ साइन, कॉस, कुछ ये हमें आएगी नहीं। मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे ट्राइगोनोमेट्री पढ़ोगे फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर, आपको कहीं और पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। जो भी याद रखना है, ये जो मैं आपको देखो ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाने के लिए तो इंसान मतलब महीने भी पढ़ा सकता है, 2 महीने भी पढ़ा सकता है। ट्राइगोनोमेट्री यहाँ पे खत्म नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मेरा एक रूल रहेगा, मैं एनसीईआरटी के विद इन रहूंगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट बुक होती है हमारे पास, एनसीईआरटी के बीच में मैं रहूंगा। मतलब एनसीईआरटी के बाहर जो कोई पॉइंट होगा, हाँ कोई पॉइंट मैं बोलूंगा, लेकिन यूजुअली मैं नहीं बोलूंगा एनसीईआरटी के बाहर। एनसीईआरटी के कोई अंदर अगर पॉइंट है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मैं हर कोई पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज सब हम डिस्कस करेंगे, एनसी एक्सरसाइज के बाहर जो क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा एक्सरसाइज में तो सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स, लेकिन एक्सरसाइज के बाहर जो क्वेश्चन है उनमें से मैं देखूंगा। अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज बेस्ड है उसको मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन वरना मैं उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद अगर आपको कुछ हायर लेवल चाहिए, फॉर एग्जांपल आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कल को अपियर होना है, आपको थोड़ा सा हायर लेवल चाहिए इस चैप्टर का, तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करना, तो मैं फिर लास्ट पे, लेकिन साथ साथ नहीं, फिर उन बच्चों को प्रॉब्लम होगी जो बोर्ड्स के लिए जितना पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका जो मोटिव होता है, पहला मोटिव वो होता है बोर्ड्स, उन बच्चों को प्रॉब्लम होगी। फिर आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट करोगे, मैं उसका सेपरेट लेक्चर लाऊंगा, 1-2 घंटे का लेक्चर, उसमें मैं थोड़े से हायर पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आप को यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे क्लास 10th में। तो इसके बाद जो और एक ट्राइगोनोमेट्री में एक इंपॉर्टेंट मतलब बात बताना चाहता हूँ, बोर्ड्स में हाईएस्ट वेटेज चैप्टर जो होता है दैट इज ट्राइगोनोमेट्री। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आते हैं ट्राइगोनोमेट्री से, इस लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि जो आपके आने वाले क्लास है ना, उनमें ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले। अगर किसी को ट्राइगोनोमेट्री वीक रह गया, वो मैं कह सकता हूं कि जो क्लास 11th या 12th की फिजिक्स है वो भी उसकी वीक रह गई। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंटली क्लास 11th में यूज होता है, फ्रीक्वेंटली क्लास 12th में यूज होता है। ये असल में सारा जो 10th क्लास का मैथ है ना, इट्स अ बेसिक मैथ टू क्लास 11th फिजिक्स। या प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ने के लिए, हाँ एक तो एग्जाम के लिए जरूरी, लेकिन क्लास 11th की फिजिक्स के लिए एलिजिबिलिटी है वो क्लास 10th का मैथ, स्पेशली ये चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स, ये जो चैप्टर्स हैं ये बेस है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करेंगे ट्राइगोनोमेट्री। याद रखना ट्राइगोनोमेट्रिक वर्ड जो है ना, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन सा? वन इज ट्राई, सेकेंड वन इज गॉन एंड थर्ड वन इज मैट्रिक। सर ट्राई का मतलब क्या? इट्स डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड्स, मुझे पता जल्दी जल्दी। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड, जैसे पॉलीगॉन, दैट मींस पॉली मींस मेनी साइड्स, गॉन मींस साइड्स। मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। सर अगर मैं इनको कंबाइन इन वर्ड्स को करूंगा, जरा मुझे बताओ हमें क्या, अगर मैं वर्ड मीनिंग की बात करूंगा, ट्राइगोनोमेट्री की वर्ड मीनिंग, इट मींस मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड्स।
जरा मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। मुझे बताओ थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर कौन सी होती है? क्लोज्ड की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज ट्रायंगल। लेकिन याद रखना यहाँ पे हम ट्राइगोनोमेट्रिक में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने कहा ट्राइगोनोमेट्रिक में हम स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे किस ट्रायंगल के बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। दैट मींस इसकी तीन साइड्स का मेजरमेंट, इसकी वर्ड मीनिंग है दैट मींस द मेजरमेंट ऑफ दीस थ्री साइड। कैसे मेजरमेंट? सर क्या मेजरमेंट? मेजरमेंट मतलब इनको मेजर करना। कैसे मेजर? हाँ मेजरमेंट का मतलब मेजर करना, लेकिन कैसे मेजर करेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे। वो हम पूरे चैप्टर में ही वो तो पढ़ना है, इसके साइड्स हम कैसे मेजर करेंगे, वही तो असल में ट्राइगोनोमेट्री है। याद रखना ट्राइगोनोमेट्री में जो पहला पॉइंट आपने याद रखना, जो आपको दोनों चैप्टर्स मिलेंगे ना, उसमें जो भी क्वेश्चन है ना, उसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी और आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करनी आनी चाहिए ट्राइगोनोमेट्री। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ ही गई, तो पहले मैं ट्राइगोनोमेट्री को भी मैंने डिफाइन नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ वर्ड मीनिंग बताई। ट्राइगोनोमेट्री की वर्ड मीनिंग क्या है? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ these sides of a triangle, specifically right angle triangle। और पूरे सिलेबस में आप पढ़ोगे एक ही ट्रायंगल, दैट्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि दो चैप्टर्स में आप इसी ट्रायंगल के बारे में सारा कुछ पढ़ोगे, पूरी ट्राइगोनोमेट्री इसी पे लगेगी, इसी ट्रायंगल पे आपके दोनों चैप्टर्स में। जरा मुझे बताओ फिर ये हमें ये मुनासिब नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे? हाँ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इसका राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल, ये आपको पता होंगे लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। एक एंगल होता है 90 डिग्री। मैं लेता हूँ लेट अस सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन राइट एंगल कहाँ पे है? B, क्योंकि जो राइट एंगल है ना 90 को बोलते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल होगा राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। एग्जैक्टली इसके बाद कुछ और पॉइंट्स में बताऊंगा। जरा मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल के हाई जो लार्जेस्ट साइड होता है, लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जो सबसे बड़ा साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली इट इज सबसे बड़ा साइड राइट एंगल ट्रायंगल का, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़ी साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। डिफाइन करने के दो तरीके, या तो बोलो लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या बोलो द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। जो साइड अपोजिट होगा राइट, क्या ये अपोजिट है ना? क्या ये अपोजिट है? इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। आपकी एनसीईआरटी इस साइड को बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं ये मानता हूं, जरा मुझे बोलो एक और पॉइंट, चलो इस पॉइंट से पहले मुझे एक और पॉइंट बताओ। क्या आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल? अरे यार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल होता क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? बचपन में आपने पढ़ा होगा, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ the triangle is equal to 180 degree, which implies to अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है प्लस ये मैं मानूंगा फॉर एग्जांपल एंगल ए, चलो इसको ऐसे ही मानेंगे एंगल ए प्लस इसको मैं मानूंगा एंगल सी है भी एंगल सी, इसके दैट मींस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, चाहे राइट एंगल हो या ना हो, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हर किसी ट्रायंगल के लिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। मुझे बताओ अगर ये 90 डिग्री, दैट मींस इन दो एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री। याद रखना ट्राइगोनोमेट्री में इंपॉर्टेंट हम बात करते किसी स्पेसिफिक एंगल के रेस्पेक्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा ट्राइगोनोमेट्री में इंपॉर्टेंट है कि हम बात करते किसी स्पेसिफिक एंगल के रेस्पेक्ट में। लेट अस सपोज मैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? जब मैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मुझे बताओ जो साइड एडजेसेंट होगा एंगल ए के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं, मुझे बताओ जो साइड एडजेसेंट होगा एंगल ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज के बगैर, उसको हम बोलते हैं बेस, और जो साइड अपोजिट होगा उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। मुझे बताओ व्हाट इज, याद रखना ये फिक्स्ड नहीं है मेरे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये फिक्स्ड नहीं है बेटा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड हमेशा है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, ये डिसाइड करेगा आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, आप ट्राइगोनोमेट्री किस एंगल पे लगा रहे हो। सर ये क्या आप बोल रहे हो ट्राइगोनोमेट्री किस एंगल पे? ये आप पूरे लेक्चर में रहो, देख लो इस लेक्चर की बिगिनिंग में आपको थोड़ी सी मतलब ट्राइगोनोमेट्री का खौफ था, लेकिन इस लेक्चर के एंड पे आपको सारा खौफ
प्रूफ निकला होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। मैं कह रहा हूं कि बेस कौन है, सिंपली मैं कह रहा हूं आपको इस वक्त आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है। सर बेस वो है जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं दैट मींस बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। इसको आपकी एनसीईआरटी बेस नहीं लिखती है, इसको आपकी एनसीईआरटी लिखती है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अरे यार कुछ नहीं, इसको क्या लिख रही है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसको क्या लिख रही है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, टू एंगल ए। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसने क्या लिखा है, साइड एडजेसेंट। अब एंगल ए को ये अंडर कंसीडरेशन ले रहा है, दैट मींस दिस इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जिसे मैं बेस बोल रहा हूं, एनसीईआरटी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बोल रही ये बोल रहा है साइड अपोजिट टू एंगल ए, मैं बोल रहा हूं इसको परपेंडिकुलर। अगर मैं इस एंगल को अंडर कंसीडरेशन, दैट मींस दिस इज साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, दैट मींस दिस बिकम्स बेस। अभी सी अंडर कंसीडरेशन, दिस बिकम्स परपेंडिकुलर। ये था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़े से पॉइंट्स, इसके बारे और पॉइंट्स हम जानेंगे। मुझे पता है अगर ये 90 डिग्री है, ये क्या होंगे, ऑब्वियसली इनका सम क्या होगा, 90 डिग्री। आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 9th में, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, angles opposite to the opposite sides are equal and sides opposite to the equal angles are equal। अरे यार sides ये है मेरे पास दो साइड्स, एक साइड और एक साइड। लेट अस सपोज अगर ये दो एंगल्स बराबर हैं, मैं मान रहा हूं ये भी 45 डिग्री बराबर, ऑब्वियसली 45 होंगे, और तभी हुआ ना 90 और 90 हुआ 180। तो अगर ये साइड्स दो बराबर है, साइड्स अगर ये दो एंगल्स बराबर है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब इस एंगल के अपोजिट कौन साइड है, ये इस एंगल के कौन सा अपोजिट साइड है, ये। दैट मींस ये दो साइड्स भी बराबर होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, ये हमें कहीं जरूरत लगेगा। मैं सारे पॉइंट्स जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये यहाँ पे बताता हूँ। मतलब अगर ये 90 डिग्री है, ये याद रखना, ये नहीं होगा हमेशा 45 मैं कह रहा हूं अगर होगा 45 देन सिंपली याद रखना, आप इतना बकवास मत याद रखो। अगर ये 45 देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके ये एंगल भी 45 है, जिसका ये एंगल भी 45 है। और पाइथागोरस भाई साहब ने एक थ्योरम दी थी इसी राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस भाई साहब ने एक थ्योरम दी थी, दैट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पता होगा, बेस पता होगा, आप हाइपोटेन्यूज पता कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला, दैट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं लेट्स सपोज इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस लूंगा 4, परपेंडिकुलर लूंगा 3, जरा मुझे बता एक चीज, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस लूंगा 4, परपेंडिकुलर लूंगा 3, जरा मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज इसका क्या आएगा, बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो आएगा 25 का रूट दैट इज 5। दैट मींस मैं कह सकता हूं जो ये 5, 3 और 4 व्हाट आर दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। और ये 5, 4 और 3 इनको बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। याद रखना मैं कह रहा हूं ये जो साइड्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, उसको हम नाम देते हैं, उन 3 साइड्स को हम नाम देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको बेटा कल को क्वेश्चन आएगा, मुझे पता नहीं है, शायद ये 9th में था क्वेश्चन की 10th में था, विच एमंग द फॉलोइंग, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, बताया गया होगा विच एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तू क्या करेगा, तू देखेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है कि इन 4 ऑप्शंस में जो ये फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस ऐसे होंगे, पहला ऑप्शन होगा 3, 4, 5, दूसरा ऑप्शन होगा 3, 4, 6, तीसरा ऑप्शन होगा 3, 4, 7, चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, लेट अस सपोज चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तुम्हें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में, मतलब इन 4 ट्रिपलेट्स में कौन सा ट्रिपलेट रिप्रेजेंट करता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये कहना चाहता है कि इन 4 में से कौन हो सकते हैं 3 साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के। अरे यार ये कहना क्या चाहता है, कौन हो सकते हैं एक राइट एंगल साइड्स की 3 साइड्स। याद रखना जब ये बता रहा है कि या क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बताना है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये कहना चाहता है कि क्या ये जो 3 साइड्स है ये हो सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के। तू क्या करेगा, चल तू देखा हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है 5, तो इसको मानेगा हाइपोटेन्यूज। ये तो ये तुम्हारी मर्जी है, इसको परपेंडिकुलर मान, इसको बेस मान, या इसको बेस मान, इसको परपेंडिकुलर मान। फिर लगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर वो वैलिड निकली पाइथागोरस थ्योरम, तू बोलेगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है, दैट मींस
तेरे कहने का मतलब है ये जो 3 साइड्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना सकते हैं, मतलब ये एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगी जिसका हाइपोटेन्यूज होगा 5, परपेंडिकुलर होगा 4 और बेस होगा 3, या परपेंडिकुलर होगा 3 और बेस होगा 4। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे अगर क्वेश्चन आए विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, लेट अस सपोज मुझे बोला गया, मुझे लगता है कि शायद इसी बुक में ये क्वेश्चन है, चलो फिर भी देखिए। आपसे कल को पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको दिए जा सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन और बहुत बताया जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनमें से कौन फॉर्म करता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? जरा मुझे बताओ। पहला ऑप्शन आपसे दिया जा सकता है कि 3, 4, 5। जरा मुझे पता कहना क्या चाहता है, सिंपली ये कहना चाहता है कि ये क्या पॉसिबल हो सकते हैं साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, क्या एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है जिसका एक साइड होगा 5, दूसरा साइड होगा 4 और तीसरा साइड होगा 3? क्या एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है पॉसिबल? अगर एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है दैट मींस दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर नहीं है ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल दैट मींस इट्स नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिंपली मुझे बताओ करेगा कैसे? इसको मानिए हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको मानिए मैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। जरा मुझे बोलो तू क्या चेक करेगा? पाइथागोरस भाई साहब की थ्योरम। जरा मुझे बता क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसको बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा 25, बेस स्क्वायर आएगा 3 3 या 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा 4 4 16, दैट मींस 25 इसको 25। पाइथागोरस भाई साहब की थ्योरम अप्लाई हो रही है, दैट मींस 100% ये जो साइड है ये फॉर्म करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस ये जो ट्रिपलेट है ये बनाता है हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी? जिसका हाइपोटेन्यूज होगा 5, परपेंडिकुलर लो 4, बेस लो 3। अगर मैं इस एंगल की बात करूं यहाँ बेस लो 3, 4 लो परपेंडिकुलर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं, ये था पूरा बेसिक्स किसका? एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ हमने पढ़ा। अभी तो हमने ट्राइगोनोमेट्री सर स्टार्ट भी नहीं की, मुझे लगता है 15-20 मिनट हो गए होंगे, लेकिन हमने अभी स्टार्ट भी ट्राइगोनोमेट्री नहीं की। क्यों? क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल है पूरी ये बेस्ड है किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको हर कोई पॉइंट पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने हर कोई पॉइंट कवर किया, चाहे वो एंगल सम प्रॉपर्टी हो, चाहे कि एंगल दो बराबर है, साइड्स दो बराबर होंगे, चाहे पाइथागोरस थ्योरम हो, चाहे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है, चाहे कुछ भी पॉइंट हो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, वो मैंने कवर किया। अब हम डेफिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री पे आते हैं। असल में सर ट्राइगोनोमेट्री देता क्या है? ट्राइगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। It is a branch of mathematics which deals with the study of, जो डील करता है किसकी स्टडी के साथ? Which deals with the study of, किसकी स्टडी के साथ डील करता है ये? Relationships between sides and angles of a triangle. Important point. स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के दरमियान। लेट अस सपोज मैं ये एंगल लूंगा अंडर कंसिडरेशन, दिस इज फॉर मी दिस एंगल ए, मैं एंगल ए को लूंगा अंडर कंसिडरेशन। याद रखना इस एंगल ए के रिलेशन क्या है इन दो साइड्स के साथ। मतलब अगर ये एंगल होगा फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, मतलब इन दो साइड्स का रेशो क्या होना चाहिए? तुम्हें समझ नहीं आया? अगर ये एंगल होगा 60 डिग्री, मतलब ये दो साइड्स किस रेशियो में होनी चाहिए? क्या ये डबल होना चाहिए इसका, या ये दो साइड्स क्या ये डबल होना चाहिए, या ये ट्रिपल होना चाहिए? ये हमें सब कुछ ट्राइगोनोमेट्री बताती है, सिंपल। अब मसला है ट्राइगोनोमेट्री में जो चीज हमें एग्जैक्टली बताती है इस एंगल के दरमियान और इन साइड्स के दरमियान, याद रखना ट्राइगोनोमेट्री में अब जो कॉन्सेप्ट हमें एग्जैक्टली रिलेशन देता है इन एंगल्स और इन साइड्स के दरमियान, उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। असल में यही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमारे पास है, जो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, यही हमें एक्चुअल में रिलेशन देती है इस एंगल के दरमियान और ये एंगल के इन साइड्स के दरमियान।
याद रखना। मुझे बताओ, हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, असल में हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज 3 है। जो बाकी 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल आते हैं वो 6, बाकी 3 है रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। पहला जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है दैट इज द साइन ऑफ। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो किसका मैं डिफाइन करता हूँ? एंगल का। ऑब्वियसली मुझे एंगल की रिलेशन बतानी है साइड्स के साथ। दैट मींस दिस साइन ऑफ एंगल ए, यहाँ पे मैं विद मतलब कंसीडरेशन लूंगा एंगल ए, वो होता है बराबर, याद रखना, साइन ऑफ एंगल ए। इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी होगी। मैंने कोशिश की थी कि मैं इस ट्रिक को बनाऊं, अपनी कोई ट्रिक बनाऊं, लेकिन मुझसे बनी नहीं। अगर आप घर में भी बना सकते हो, कोई ये ट्रिक नहीं, ये किसी ने आज से 50 साल पहले बोल रही है, ये किसी ने आज से 50 साल पहले बोली, अब यही चलती आ रही है ये ट्रिक। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स। मुझे लगता है वो इंसान मत मरा भी होगा, लेकिन ये ट्रिक जिंदा है। कर्ली ब्लैक हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। अरे यार सर, ये ट्रिक किस लिए याद रखनी होगी? ये ट्रिक याद रखनी होती है इसलिए ताकि हम ट्राइगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उसका मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो किसके बराबर है, कि मतलब किस साइड डिवाइड बाय कौन सा, मतलब कोई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है वो किन दो साइड्स का रेशियो है, उसको याद रखना, उसको रिमेंबर करने के लिए ये ट्रिक हमारे पास जरूरी है। एस का मतलब होता है साइन, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, सी का मतलब कॉस, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, टी का मतलब टेन, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एस का मतलब व्हाट टू प्रेजेंट ब्यूटी, बी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। दैट मींस साइन ऑफ एंगल ए। याद रखना, ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन, साइन जो एंगल ए का मतलब हमने किया ना रिलेट एंगल ए को किसके साथ, साइड्स के रेशियोज के साथ। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मींस साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, दैट मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट वी कॉल इज एसी। तो कंफ्यूज नहीं होना, तेरी बुक ने लिखा है साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, उसने ऐसे लिखा है, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, उसने लिखा है इसको साइड अपोजिट एंगल एंगल ए। तो कंफ्यूज होगा, मैंने तुझे पहले ही बोला है। अगर वो भी लिखेगा वो, तो मैंने पहले समझाया कि इस साइड को परपेंडिकुलर मैं बोलता हूँ, लेकिन आपकी बुक क्या करे, उसने इसको बोला है साइड अपोजिट पर एंगल ए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये आपको आनी चाहिए। दूसरा जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है इट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। अभी हम एंगल ए ही की बात कर रहे हैं। दैट मींस कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, दैट मींस कॉस कर्ली ब्लैक हियर, दैट मींस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज? बेस क्या है यहाँ पे एंगल ए के रेस्पेक्ट में, एंगल ए की बात करूं तो बेस एंगल ए के रेस्पेक्ट में आएगी ए बी डिवाइड बाय ए सी। तीसरा जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है दैट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है बराबर टू प्रेजेंट ब्यूटी, टी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर है बीसी डिवाइड बाय बेस है व्हाट वी कॉल इज एबी। इसके बाद याद रखना साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। जरा मुझे बताओ कोसिकेंट क्या होगा एंगल ए का? सर इट विल बी 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। तुझे समझ नहीं आया? व्हाट इज कोसिकेंट ऑफ एंगल ए? इट विल बी 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, क्योंकि कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। ऑब्वियसली अगर ये बराबर है बीसी डिवाइड बाय एसी, इट विल बी एसी डिवाइड बाय बीसी। मुझे बताओ कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या है? इट इज सीकेंट। मुझे बताओ सीकेंट ऑफ एंगल ए क्या होगा? इट विल बी 1 अपॉन cos ऑफ एंगल ए, उसको बोलते हैं हम कोसाइन ऑफ एंगल ए। दैट विल बी इक्वल टू, अगर ये ए बी डिवाइड बाई ए सी है वो होगा ए सी डिवाइड बाई ए बी। लास्ट जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास बचा दैट इज कोटेंजेंट। इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये बराबर होगा, अब मैं नहीं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई टेन ऑफ एंगल ए, सिंपली मैं लिखूंगा इट इज बी सी डिवाइड बाई इट इज ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ये आपको सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता आएगा। देखो अब मसला, अब सोच ट्राइगोनोमेट्रिक, अब आपको फील आएगा ट्राइगोनोमेट्रिक का। देख मुझे पता साइन ऑफ एंगल ए क्या है? इट इज बी सी, दैट मीन्स दिस
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। मैं मानता हूं ये एंगल 30 डिग्री है, कोई तो वैल्यू होगा इसका, 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री, अभी आपको मैं टेबल याद कराऊंगा, अभी नहीं, मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा। साइन 30 डिग्री तुझे पता होता है वो होता है बराबर 1/2 इज इक्वल टू, दैट मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 टाइम्स परपेंडिकुलर। बोला ना आपने, आपको बोला ना एंगल में जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के दरमियान रिलेशन होनी चाहिए, दैट मींस हाइपोटेन्यूज मस्ट बी 2 टाइम्स परपेंडिकुलर व्हेन द एंगल इज 30 डिग्री। आपको पता चली ना रिलेशन इन दो साइड, इस एंगल के दरमियान और इन साइड्स के दरमियान, यही तो ट्रायगोनोमेट्री है। समझ समझ समझ। साइन 30 किसके बराबर 1/2 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट हाइपोटेन्यूज मस्ट बी 2 टाइम्स परपेंडिकुलर। पता चली ना रिलेशन, एंगल की वसातत से आपको रिलेशन पता चली साइड्स के दरमियान, यही तो ट्रायगोनोमेट्री है। याद रखना ये फुल है साइन ऑफ एंगल ए, दिस इज द रियल नेम ऑफ साइन, SINE। असल में जो साइन होता है SIN नहीं होता है, कोसाइन होता है COSINE, मतलब ये फुल फॉर्म है, दिस द फुल फॉर्म। कोसाइन ऑफ साइन ऑफ एंगल ए इज दिस, कोसाइन ऑफ एंगल ए इज फुल फॉर्म है। अब हम यूज नहीं करते फुल फॉर्म, अब मैं कहां लिखूंगा SIN साइन, चलो साइन में तो कोई उतनी फर्क नहीं पड़ेगी, लाइक यहाँ पे टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अरे मैं फिर क्या करता हूँ, अब मैं एब्रीविएटेड फॉर्म इनकी यूज करता हूँ, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की ये फुल फॉर्म है। अरे जैसे बचपन में फॉर एग्जांपल कोई एब्रीविएटेड फॉर्म बताओ मुझे, एक ही याद है, CPU, इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैं कहाँ पे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में 1000 बार आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब मैं कहाँ पे हर जगह लिखूंगा सेंट्रल प्रोसेसिंग, अब मैं लिखता था CPU। अब अगर साइन ऑफ एंगल इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है साइन, cos ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए cos ए, tan ऑफ एंगल ए tan ए, मुझे पता कोसिकेंट ऑफ एंगल ए दैट्स कोसेक ए, secant ऑफ एंगल ए दैट इज sec ए, मुझे पता कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इट इज cot ए। सिंपल, ये सिंपल एब्रीविएटेड फॉर्म्स है। अब याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसके बाद आपको बोलने जा रहा हूं, ये जो मैंने आपको बोलना साइन ए, ये जो मैंने आपको बोला साइन ए कॉस ए, ये किसके बराबर होता है, ये कभी भी गलती नहीं करना बेटा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसको नोट करके लिखना। ये बच्चे अक्सर गलत करते हैं, इसलिए इनको ट्राइगोनोमेट्री में फिर बहुत ज्यादा गलतियां होती है। याद रखना साइन ए इज नेवर द प्रोडक्ट ऑफ साइन, इसको रिमार्क में रखना इंपॉर्टेंट, आपकी NCERT ने भी बोला है और मैं भी बोल रहा हूँ, रिमार्क में रखना साइन ए इज नेवर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, sin A is never equal to product of sin into A। याद रखना sin A is never equal to product of sin into A। सर क्यों, सर इससे क्या होगा, सर मुझे कहाँ पे, similarly cos A is never the product of cos and A, tan is never the product of tan into A। आधे बच्चे गलती कर बैठते हैं, वो समझते हैं कि sin A is sin into A, कभी कभार इनको evaluate करना होता है sin A divided by A। वो बच्चे कहते हैं कुछ नहीं ये तो इजी है, वो कहते हैं साइन ए साइन इनटू ए डिवाइड बाय ए, वो ए को कैंसिल करते हैं। ना 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 बेटा ये गलत किया आपने, ये गलत किया आपने। साइन ए इज नेवर द प्रोडक्ट ऑफ साइन इनटू ए, अगर प्रोडक्ट होता तो ए कैंसिल हो जाता तो साइन ही यहाँ पे रह जाता। याद रखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। साइन ए का पहले हम वैल्यू देंगे, डिवाइड बाय ए का वैल्यू देंगे, फिर हम इवॉल्वेट करेंगे, ऐसे नहीं ए को कैंसिल करेंगे। क्यों, क्योंकि साइन ए इज नेवर द प्रोडक्ट ऑफ साइन इनटू ए। सिमिलरली कॉस ए, सिमिलरली टेन ए, सिमिलरली वो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। अब देखो हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, पढ़ाने का तरीका याद रखना। मैं पहले आपको क्या करूंगा, मैं पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर एक्सरसाइज नंबर 1 कराऊंगा सॉल्व, दूसरा एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर एक्सरसाइज नंबर 2 कराऊंगा सॉल्व, और सिमिलरली ऐसी चलेगा हमारी क्लास। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या तुझे मैंने अभी बोला साइन ए इज नथिंग, इट इज सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कॉल एज हाइपोटेन्यूज। क्या मैंने अभी तुझे बोला cos A इज नथिंग, इट इज सिंपली बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या मैंने अभी तुझे नहीं बोला sin A इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज एंड cos A इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं करूंगा sin A डिवाइड बाय cos A, अगर मैं करूंगा sin A डिवाइड बाय cos A, मुझे पता मुझे क्या निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, sin A को डिवाइड करूंगा cos A, मुझे आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होल डिवाइड बाय बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। दिस विल कम आउट टू बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज कैंसल, दैट मींस sin A by cos A comes out to be perpendicular divided by base।
मगर तुझे पता है ना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है, इट इज tan a, दैट मीन्स sin a डिवाइड बाय cos a इज नथिंग, इट इज tan a। अरे यार तुझे इंपॉर्टेंट रिलेशन एक पता चल गई कि sin a डिवाइड बाय cos a कुछ नहीं होता है, इट इज द tan a। अरे यार sin a डिवाइड बाय cos a कुछ नहीं, सिंपली सर tan a। मुझे पता tan a किसके बराबर, लेकिन अगर मुझे पता sin a डिवाइड बाय cos a बराबर tan a, तो cot a को मैं लिख सकता हूँ ना cos a डिवाइड बाय sin a। अरे यार सर क्यों, मुझे पता tan a किसके बराबर, sin a डिवाइड बाय cos a। tan a का रेसिप्रोकल क्या cot a, यहाँ पे मैं tan a को लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय cot a। दैट मीन्स cot a किसके बराबर है, अगर मैं cot को यहाँ पे निकालूंगा, इसको रेसिप्रोकल करूंगा cot a, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करूंगा cos a डिवाइड बाय sin a। दैट मीन्स ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपके पास आ गई, ये भी हमें आगे जाके जरूरत लगेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस। जो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स है ना, याद रखना ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री है ना, ये मैं किस हिसाब से दे रहा हूँ, एक्सरसाइज वाइज हिसाब से। जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल एक एक्सरसाइज है जो बेस्ड है ऑन द ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वहीं पे मैं डिस्कस करूंगा साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, क्या हम इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर, इनका मतलब क्या होता है, वही मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। आइडेंटिटीज इनका प्रूफ भी हम करेंगे, बाज़ाब्ता इनका प्रूफ हम करेंगे कैसे होता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये बराबर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे नोट लिखेंगे जो जबरदस्त पॉइंट है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मुझे लगा जो आज का लेक्चर है ना, इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है ना, ये पॉइंट है कि जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ। सर पॉइंट क्या है, मेरे पास एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आगे जाके जरूरत लगेगा। मुझे पता है चीज, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओब्वियसली मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। मैं कह रहा हूं मुझे पता व्हाट इज AC, दिस द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज AB, अगर मैं एंगल अंडर कंसीडरेशन लूंगा ये तो ये बेस है, अगर मैं एंगल कंसीडरेशन लूंगा ये तो ये बेस है। एग्जैक्टली मुझे पता एक चीज, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा ABCD लूंगा, यहाँ पे मैं अगर पॉइंट, लेट D बी अ पॉइंट ऑन द AC, मैं हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल पे एक पॉइंट लूंगा D और मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, लेट अस सपोज DE। मैंने कहा लेट D बी अ पॉइंट ऑन AC एंड आई विल ड्रा अ परपेंडिकुलर DE ऑन AB। मैं DE परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा AB। क्या आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है? इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है किसमें? एक बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल में। समझाना क्या मैं चाहता हूँ, देखो मैं क्या समझाना आपको चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये एंगल लूंगा, इट्स एंगल ए, होता है ना एंगल ए, ऑब्वियसली की बात मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बड़ी ट्रायंगल को अंडर कंसिडरेशन लूंगा, व्हाट इज साइन ऑफ एंगल ए? बात को समझना। अगर मैं बड़ी ट्रायंगल को अंडर कंसिडरेशन लूंगा, व्हाट इज साइन ऑफ एंगल ए? सर साइन ऑफ एंगल ए कुछ नहीं होता, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC upon में what we call as hypotenuse, that's AC। सिंपली मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक पॉइंट D लिया ऑन द हाइपोटेन्यूज AC और मैंने परपेंडिकुलर DE ड्रा किया। अब मेरे पास दो राइट एंगल है। अभी इसको मिटाओ, मैं बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। मुझे पता साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, बराबर BC डिवाइड बाई AC। मुझे बताओ अब अगर मैं लेफ्ट ट्रायंगल को, एंगल यही है ना, देखो चाहे बड़ी ट्रायंगल में लूँ एंगल ए ही है, चाहे मैं छोटी ट्रायंगल लूँ एंगल ए ही है। जरा मुझे बताओ, मैं इसी साइन ऑफ एंगल ए को डिफाइन कर रहा हूँ, साइन ऑफ एंगल ए को ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। याद रखना, साइन ऑफ एंगल ए को ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना इस वक्त जो मेरे पास साइन ऑफ एंगल ए आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट विल बी DE डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विल बी AD। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एंगल मत चेंज हुआ, एंगल यही है, चाहे मैं बड़ी ट्रायंगल को अंडर कंसिडरेशन लूं, चाहे मैं छोटी ट्रायंगल को अंडर कंसिडरेशन लूं। एंगल इज बड़ी ट्रायंगल में भी इतना ही और एंगल छोटी ट्रायंगल में भी इतना ही।
क्या अगर एंगल सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, बड़ी ट्रायंगल में भी इतना ही, छोटी ट्रायंगल में भी इतना ही है, क्या अगर एंगल सेम रहेगा, साइन ऑफ एंगल का वैल्यू, साइन ऑफ एंगल का वैल्यू क्या वो सेम आएगा? तुम्हें समझ नहीं आया? मैं कह रहा हूं कि ए एंगल जो है ना, ये बड़ी ट्रायंगल में ये छोटी ट्रायंगल में भी यही है। क्या साइन ऑफ एंगल, ये थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है, समझने की जरूरत है। क्या साइन ऑफ एंगल ए मतलब सेम एंगल का जो साइन है वो सेम रहेगा? तुम्हें समझ, अगर एंगल सेम है, क्या यहाँ पे जो साइन ए है यहाँ पे वो भी साइन ए आएगा? समझने की जरूरत, सर समझेंगे इसको। क्या ये जो यहाँ पे साइन एंगल ए आएगा वो यहीं पे भी साइन एंगल ए आएगा? क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को हाँ लगा होगा और लगना भी चाहिए। क्यों? यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये तो बड़ा है, हाइपोटेन्यूज भी बड़ा है, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर छोटा है और हाइपोटेन्यूज भी छोटा है। क्या ये साइन ऑफ एंगल ए जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मैं छोटी एंगल में डिफाइन कर रहा हूँ वो सेम है? याद रखना, the value of the trigonometric ratios does not change with the change in the lengths of the sides, provided that if the angle is same। तुझे समझ नहीं आया? मैं कह रहा हूं किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होगा, किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर मैं साइड्स की लेंथ को चेंज कर रहा हूं, इस वक्त साइड्स की लेंथ क्या है, ये और ये, अब साइड्स की लेंथ क्या है, ये और ये, साइड्स की लेंथ तो मैंने चेंज की, लेकिन प्रोवाइड दैट इफ एंगल इज सेम, साइन ऑफ दैट एंगल विल बी सेम। इसीलिए साइन ऑफ ए पर्टिकुलर एंगल वो फिक्स्ड होता है सब ट्रायंगल्स में। यही तो मसला, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि साइन 30, आप अभी पढ़ोगे कि साइन जो 30 डिग्री होता है दैट्स इक्वल टू 1/2। क्या आप देख रहे हो कि उस मतलब आप पहले ट्रायंगल में देख रहे हो कि इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेन्यूज कितना ना? आप 30 डिग्री देखते हो, आप साइन ऑफ 30 बोल रहे हो 1/2। या क्यों नहीं देख रहे, यही मैं समझाने की बात कर रहा हूं। आप 30 डिग्री पे साइड्स की लेंथ क्यों नहीं देख रहे हो? मे भी कई जगह लेंथ ऐसी होगी, हाइपोटेन्यूज इतना बड़ा होगा, बेस इतनी बड़ी होगी, कहीं यहाँ पे 30 डिग्री होगा, मे भी कहीं 30 डिग्री होगा और हाइपोटेन्यूज इतना छोटा होगा, बेस इतना छोटा। यहाँ पे भी तू बता रहा है साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, यहाँ पे भी तू बता रहा है साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2। हालांकि यहाँ पे साइड्स बड़ी है, तू बोल रहा है साइन है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो बड़ी है, यहाँ पे तो बड़ी है, तू क्यों बोल रहा है? यही मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि वैल्यू ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज करता है विद द चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड प्रोवाइडेड दैट द एंगल इज सेम। इसलिए तू साइन ऑफ 30 डिग्री डिफाइन करता मान भाई, तू हर किसी ट्रायंगल के लिए, तू ये छोटी ट्रायंगल है, तू बड़ी ट्रायंगल है, एंगल 30 है, साइन ऑफ एंगल 30। सर क्यों लेते हैं? सर लेंथ तो चेंज हो रही है। अरे यार लेंथ तो चेंज हो रही है, लेकिन क्यों ले रही है यही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ले रही है। देखो क्यों नहीं ले रहे, क्यों हम साइन 30 का वैल्यू हमेशा हमने याद रखा है। ये तो क्वेश्चन अराइज होता है ना माइंड में, सर साइन परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे तो 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर बड़ा था, हाइपोटेन्यूज बड़ा था, यहाँ पे 30 डिग्री पे तो परपेंडिकुलर बड़ा था, हाइपोटेन्यूज छोटा था, परपेंडिकुलर छोटा था, यहाँ पे भी साइन 30 डिग्री क्यों आया? मन में तो समझ देख तू। कंसिडर ट्रायंगल, यहाँ पे आप करो, कंसिडर कीजिए ट्रायंगल AED and ABC, ट्रायंगल ABC। जरा मुझे बता, क्या आपको लग रहा है ये जो दो ट्रायंगल्स ये सिमिलर हैं? अरे यार इससे पहले तूने चैप्टर पढ़ा होगा ट्रायंगल्स, अगर नहीं पढ़ा है तो याद रख ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। कैसे? बाय ए सिमिलैरिटी। अरे यार तुझे समझ नहीं आया सर कैसे सिमिलर है? ए सिमिलैरिटी के थ्रू सेम है। मुझे बताओ ये जो एंगल है ना, ये इस छोटी ट्रायंगल का भी एंगल है, बड़ी ट्रायंगल का भी एंगल है, दैट मींस एक एंगल दोनों का सेम है, दैट इज दिस कॉमन एंगल। अब मैं नहीं लिखूंगा वो ये एंगल जो है इसका कॉमन है, वो मैं उतना नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। जरा मुझे बताओ ये जो एंगल ई है ये बराबर है एंगल बी के, एंगल बी बड़ी ट्रायंगल का एंगल और एंगल ई जो है छोटी ट्रायंगल का। चलो आपके लिए लिखता हूँ, एंगल ए इज इक्वल एंगल ए कॉमन, ये बचपन में हमने लिखता था। Angle A is equal angle A. Angle E is equal to angle B, that is both are right angled. जरा मुझे बताओ ए सिमिलैरिटी के थ्रू क्या है ये? सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, क्या मैं नहीं कह सकता हूँ कि AD डिवाइडेड बाय AC? If the triangles are similar, the corresponding ratios are proportional. तूने पढ़ा होगा अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे
कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होंगे, प्रपोर्शनल। इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मुझे बताओ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है, दैट इज AD divided by AC will be equal to AE divided by AB will be equal to corresponding sides कौन है, AE divided by AB, what we call DE divided by BC, DE divided by BC। जरा मुझे बता, सिमिलरिटी से तो यही हमें नतीजा मिलता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जरा मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज साइन ऑफ एंगल दिस, देखो अब ही प्रूफ होगा ये, क्यों साइन का मतलब साइन ए का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, प्रोवाइड दैट मैं तो लेंथ ऑफ साइड्स चेंज कर रहा हूँ। देख मसला क्या होगा, मुझे बता साइन ऑफ ए डिफाइन कर। अरे यार कुछ नहीं, साइन ऑफ ए बराबर इस छोटी ट्रायंगल में डी डिवाइडेड बाय what we call AD। मुझे पता साइन ऑफ ए डिफाइन कर बड़ी वाली ट्रायंगल में, दैट इज सिंपली AC डिवाइडेड बाय, दैट इज व्हाट वी कॉल AC डिवाइडेड बाय ना, हाइपोटेन्यूज नहीं होता है पहले क्या होता है, पहले होता है परपेंडिकुलर है CD डिवाइडेड बाय AC। जरा मुझे बता एक चीज, क्या DE डिवाइडेड बाय AD, DE डिवाइडेड बाय D, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे भी, DE डिवाइडेड बाय AD हमारे पास बराबर होगा CD डिवाइडेड बाय AC। क्या आप यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज करके ये लिख सकते हैं एग्जैक्टली सर, क्यों, क्योंकि DE बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, कहाँ पे AD कहाँ पे आएगा आपको, AD D ये कहाँ पे बराबर, ये आपस में बराबर, दैट मींस DE डिवाइड बाय AD किसके बराबर होगा, CB डिवाइड बाय AC। ये तो अपने क्वेश्चंस किए होंगे सिमिलरिटी के बेस पे, अगर ये दो बराबर है दैट मींस DE डिवाइड बाय AB का रेशियो आएगा CB डिवाइड बाय AC का। अगर ये दो रेशियोज बराबर होंगे, ये कैसे आपने मतलब ये कैसे आपको पता चला, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करके इस रेशियो से, ये दो साइड्स है ना बराबर, दोनों साइड्स का रेशियो है ना बराबर, मतलब इन दो साइड्स का जो रेशियो है वही इन दो साइड्स का रेशियो है, मतलब जो इन दो साइड्स का रेशियो है वही इन दो साइड्स का रेशियो है, इसलिए साइन का वैल्यू तो ठीक निकला, साइन का वैल्यू तो कांस्टेंट है। फिर से समझने की कोशिश कर, मैं कह रहा हूं कि DE डिवाइडेड बाय AB इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा बराबर BC डिवाइडेड बाय AC। जब इन दो साइड्स का रेशियो बराबर आया, साइड्स का इस मतलब इन दो साइड्स का रेशियो आया बराबर इन दो साइड्स के रेशियो का, मुझे पता जो साइन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू था वो यहाँ पे वैल्यू है, दैट मींस साइन का एक ही वैल्यू है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द लेंथ्स ऑफ द साइड प्रोवाइड दैट एंगल इज सेम। खत्म। मुझे लगता है इससे बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा ये आपकी गलती है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस पॉइंट को समझाने के लिए। अगर आपको समझ नहीं आया बेटा सिंपली याद रखना, अगर मैं लेंथ्स को चेंज कर रहा हूँ एंगल का वैल्यू सेम, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम रहेगा, प्रोवाइडेड मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, मैं लेंथ्स ऑफ साइड्स को चेंज कर, असल में कॉन्सेप्ट क्या है, जब मैं लेंथ्स ऑफ साइड्स को चेंज करता हूँ ना, हाँ साइड्स की लेंथ तो चेंज होगी बट उनका जो डिवीजन है, उनका जो रेशियो है वो सेम रहता है। तुम्हें समझ नहीं, मैंने यहाँ पे इतनी छोटी ट्रायंगल ली, अब मैं लेंथ ले रहा हूँ बड़ी, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो था ना वही उस वक्त यहाँ पे रेशियो, मतलब अगर हाइपोटेन्यूज बढ़ेगा जिस हिसाब से हाइपोटेन्यूज बढ़ेगा परपेंडिकुलर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, रेशियो सेम रहेगा। लेंथ को चेंज किया, कैसे चेंज करूंगा, जिस हिसाब से हाइपोटेन्यूज चेंज किया उसी हिसाब से मैं परपेंडिकुलर को चेंज कर रहा हूँ, इसीलिए एंगल का वैल्यू सेम है। इसीलिए जो साइन ऑफ 30 है ना उसका वैल्यू हर जगह होगा 1/2, क्यों, चाहे छोटी ट्रायंगल हो चाहे बड़ी ट्रायंगल हो, साइन ऑफ 30 एंगल सेम है, मतलब छोटी ट्रायंगल में भी 30 डिग्री है, बड़ी ट्रायंगल में भी 30 डिग्री है, इट विल बी 1/2। ये कॉन्सेप्ट जो आधों को, ये फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है, वो कह रहा है कि यहाँ पे भी 30 डिग्री है वहां पे, असल इसके बिहाइंड एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है, ये जो मैंने दिखाई सिमिलरिटी एक्शन। हाँ उसको पूछना, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बच्चा मिलेगा उसने ये थ्योरम नहीं पढ़ी होगी, आप उसको पूछना कि साइन ऑफ 30 डिग्री आप क्यों लेते हो 1/2, यहाँ पे तो 30 डिग्री में तो परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस भी बड़ी है, वो जवाब ही नहीं दे पाएगा, वो कहेगा कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट था, हाँ वो भी सोचने लगेगा, हाँ यहाँ पे तो परपेंडिकुलर और बेस अलग है, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर और बेस अलग है, प्रोवाइड दैट एंगल 30 है। आप उसको समझाना, फिर ये मसला होता है एक्चुअल में, इसलिए ये आपकी एनसीईआरटी ने दिया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा और ब्यूटीफुली दिया है, मैंने भी एक्सप्लेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बाद बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट्स।
related to the basics of the trigonometry। मुझे बता एक चीज, आपके सिलेबस में जो दोनों चैप्टर्स है ना, उसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई होगी, या तो इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे या तो इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे, या तो इस एंगल के राइट एंगल तो छोड़ो, इट्स राइट एंगल 90 डिग्री, या तो इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे, या तो ए के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे, या तो सी। मुझे बता एक चीज, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ना, दीज आर एक्यूट एंगल्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम होता है 90। दैट मींस एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो ऐसे एंगल्स होते हैं ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, दैट मींस लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री। मुझे पता है ये दोनों एक्यूट एंगल्स है। दैट मींस आपके सिलेबस में जो दोनों चैप्टर्स है उनमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल में या तो इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे, या तो इसका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इस एंगल के फाइंड करने होंगे। दैट मीन्स कि आपके लिए खुशकिस्मती ये है कि आपको सिर्फ जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू है, ट्राइगोनोमेट्रिक टी रेशियोज इनको हम लिखते हैं, टी रेशियोज का वैल्यू याद रखना है किन एंगल्स के लिए? एक्यूट एंगल्स के लिए। सर क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में जो दोनों मतलब ये व्हाट वी कॉल चैप्टर्स है उनमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई होगी, या तो इसका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल्स है, आपको सिर्फ एक्यूट एंगल्स के जो ये व्हाट वी कॉल एज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 45। और खुशकिस्मती की बात, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या है? एक्यूट एंगल्स में भी सबके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं रखने, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर 5 एंगल्स के वैल्यू आपको याद रखने हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। सिर्फ इन 5 एंगल्स के आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद रखने, मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री, व्हाट वी कॉल साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 90, कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 30, ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। आपके सिलेबस में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको सिर्फ इन्हीं एंगल्स के याद होनी चाहिए। क्योंकि आपके सिलेबस में पूरे या तो इस एंगल का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना होगा, या तो इस एंगल का, ये तो यूजुअली दोनों एक्यूट होते हैं, तो आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। हालांकि ये नहीं है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू सिर्फ इन एंगल्स के लिए होता है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फॉर एग्जांपल साइन 150 भी होता है बेटा, साइन 180 भी होता है, लेकिन छोड़ो, आपको ये जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, हालांकि मैं ये कराऊंगा, जो मैं एक्स्ट्रा क्लास इसका दूंगा ट्राइगोनोमेट्री का, इस पे बेस जिसमें मैं इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस दूंगा, उसमें मैं ये कराऊंगा कि ये साइन 150 किसके बराबर होता है, कैसे निकालेंगे, वो हम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ एक्यूट एंगल्स, और एक्यूट एंगल्स में भी ये एंगल्स है जिनका आपको जरूरत लगेगा, क्योंकि आपके पास या तो एंगल बनेगा ये, या तो एंगल बनेगा ये, दोनों क्या होंगे? एक्यूट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पता एक चीज, आपने पढ़ा साइन ऑफ ए, किसी एंगल का, ये मेरे पास है एंगल ए, इसका जो साइन ऑफ एंगल ए होता है बराबर, वो होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ ए भी आपने पढ़ा, वो बराबर होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन बात को समझना, मैं कह रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रही है, राइट एंगल एट बी। मुझे बताओ एक चीज, यूजुअली नहीं 100% हाइपोटेन्यूज हमेशा होगा परपेंडिकुलर से बड़ा। ऑब्वियसली बात है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा, दैट मींस परपेंडिकुलर से भी बड़ा, हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा। दैट मींस कॉस ऑफ ए का वैल्यू आएगा लेस देन 1 हमेशा, और व्हाट वी कॉल साइन ऑफ ए का लेस देन 1, कॉस ऑफ ए का भी लेस देन 1 वैल्यू आएगा। ये आपको समझ आना चाहिए, क्यों? हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका वैल्यू आएगा लेस देन 1, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका वैल्यू भी आना चाहिए लेस देन 1। लेकिन याद रखना, समटाइम्स किसी एंगल पे ये 1 भी होता है, किसी एंगल पे कॉस का वैल्यू भी 1 होता है। मुझे बताओ, यूजुअली अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और कोई एक्यूट एंगल बन रहा है, तो इसका ऑब्वियसली बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना मेरे पास, तो मतलब साइन ऑफ ए होगा लेस देन 1। क्यों? क्योंकि इसमें होगा ना कुछ एंगल, जबकि एंगल होगा ओवर, ऑब्वियसली इसमें हाइपोटेन्यूज होगा किससे? बेस से बढ़ के। सर लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, साइन ऑफ ए का वैल्यू 1 होगा, मैं कह रहा हूँ हाँ होगा एक एंगल पे, कॉस ऑफ ए, हालांकि एक एंगल पे नहीं, आपके सिलेबस के हिसाब से एक एंगल पे होगा, दैट इज साइन का वैल्यू होता है 0 डिग्री पे 1। मुझे पता कॉस ऑफ ए का वैल्यू सर 1 होगा, हाँ होगा, किस एंगल पे? सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से 90 डिग्री पे। सर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, राइट एंगल ट्रायंगल है,
मुझे बताओ साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप कह रहे हो ये 1 है, दैट मींस मतलब मेरे कहने का मतलब है फिर अगर साइन ऑफ 0 डिग्री है 1, दैट मींस मेरे कहने का मतलब अगर साइन ऑफ 0 डिग्री है 1, ये आपको समझ आया, साइन होना चाहिए लेस देन 1 और यूजुअली होता भी है लेस देन 1। मगर मुझे बताओ सर ये समझ नहीं आया, साइन ऑफ 0 डिग्री है 1 ये कैसे पॉसिबल है, कॉस ऑफ 90 डिग्री है 1 ये भी कैसे पॉसिबल है। इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है जब साइन ऑफ 0 डिग्री में कहता हूं ना 1 के बराबर है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर है। जब cos ऑफ 90 डिग्री में 1 कह रहा हूं, इसका मतलब वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। जब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 1 है, दैट मींस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। सर ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ एक एंगल पे पॉसिबल है, दैट इज इन केस ऑफ साइन दैट इज 0 डिग्री एंड इन केस ऑफ cos दैट इज 90 डिग्री। देखो अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैसे, हालांकि ये मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगा मुझे यहाँ पे जब मैं पढ़ता था ना एक्चुअल में मुझे ऐसे कंफ्यूजन होते थे। मैं ये सोच रहा था कि अगर साइन ऑफ ए है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय तो 1 कैसे वैल्यू होगा, परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज के बराबर कभी नहीं होगा। मैं भी सोचता था, हाँ आप भी सही सोच रहे हो, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब तो कोई मसला नहीं है, तब तो साइन का वैल्यू कभी नहीं 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल होता है रैंडमली किसी एंगल पे नहीं होता है एक्सेप्ट 0 डिग्री। 0 डिग्री तो यहाँ पे एंगल नहीं होगा, 90 डिग्री भी यहाँ पे एंगल नहीं होगा। मैं थीटा की बात करूँ, इस थीटा 90 डिग्री नहीं, ये थीटा नहीं, मैं ए एंगल की बात करूँ क्योंकि हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ए के लिए डिफाइन कर रहे हैं। मुझे पता, देखो कैसे होता है साइन ऑफ 0 डिग्री 1। देख मेरे पास, ये मेरे पास है एंगल ए है ना, कुछ इसका वैल्यू, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज। जब मैं इस एंगल ए को कम करूंगा, मुझे पता ये ऐसे होगा ना, इस एंगल को और एक कम करूंगा और कम करूंगा। जरा मुझे बोलो, जब मैं इसको एंगल को इतना कम करूंगा, इस एंगल को मैं 0 बनाऊंगा, उस वक्त हाइपोटेन्यूज और बेस जो है ना वो कोइंसाइड करेंगे। तो मैं समझ ही नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को कम कर रहा हूं, अब ये नो मोर, इट इज नो मोर है राइट एंगुलर ट्रायंगल। याद रखना है, जब इसको कोइंसाइड बेस जो ये परपेंडिकुलर जो है ना खत्म हो गए, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो गए, कोइंसाइड। दैट मींस हाइपोटेन्यूज और बेस क्या बन गए, बराबर। जब हाइपोटेन्यूज और बेस बन गए बराबर, मुझे पता है cos ऑफ, मुझे पता है इस वक्त एंगल क्या है 0 डिग्री इज इक्वल टू उस वक्त हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है बराबर, दैट इज हाइपोटेन्यूज बेस कैंसिल, दैट विल इक्वल टू 1। तुझे समझ नहीं है, ऐसी देख जरा मुझे बता, अगर समझ आया भी नहीं, याद रखना cos का वैल्यू होता है यूजुअली लेस देन 1 और एट पर्टिकुलर होता है 1, लेकिन किस एंगल पे 90 डिग्री। साइन का वैल्यू भी होता है लेस देन 1 एट पर्टिकुलर क्या होता है 1, लेकिन किस एंगल पे, व्हाट वी कॉल एज 0 डिग्री पे। जरा मुझे बोल, ये है ना एंगल, जरा मुझे बोल अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, अरे यार तुझे समझ नहीं है, बढ़ाऊंगा ये इसके साथ आएगा, इसको मैं और बढ़ाऊंगा ये इसके साथ आएगा, अगर इसको मैं और बढ़ाऊंगा यहाँ पे सिचुएशन ऐसे बनेगी, हाइपोटेन्यूज ये है इसके साथ कोइंसाइड करेगा परपेंडिकुलर, दैट मींस इस एंगल पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस हो जाएगी खत्म। तो मैं समझ नहीं है, एंगल में 90 डिग्री बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बनेगा ये, इसको एंगल में और 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये क्या करेगा, याद रखना विद टाइम ये क्या हो जाएगी, बेस खत्म, ये यहाँ पहुंच जाएगी, ये यहाँ पहुंचे, ये तो आपस में कोइंसाइड करेंगे। जब मैं बता रहा हूँ साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट मींस मैं 90 डिग्री का मतलब साइन डिफाइन कर रहा हूँ, वो क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ने क्या किया है कोइंसाइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 1। ये याद रखना, साइन ऑफ 0 डिग्री कैसे 1 होता है, और ये जो होता है व्हाट वी कॉल एज यूजुअली होता है इसका लेस देन 1 वैल्यू। और ये आप अगर अपनी नॉलेज के लिए याद भी रखोगे, जो साइन का वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू याद रखना, साइन थीटा का वैल्यू, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू साइन का होता है 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, यूजुअली होता है लेस देन 1। हाँ, मिनिमम वैल्यू इसका होता है -1, और ये 1 के बराबर भी हो सकता है और -1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। याद रखना, यही होता है cos थीटा के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही होता है cos थीटा। ये थोड़ा सा हायर पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया, अगर आपको लगेगा तो रखो, अगर नहीं लगेगा तो इसको याद ही मत रखो। मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या 1, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या 1, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या -1, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या -1, और वैल्यूज इस रेंज में मतलब किस में, इस रेंज में डिफाइन होते हैं, मतलब वैल्यूज इसकी एग्जिस्ट करती है इस रेंज में। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स 1-2 हैं, उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मुझे बताओ एक चीज, हाँ इसके बाद मुझे बताओ एक चीज, इसके बाद और एक आपसे पूछा जा सकता है कभी, मुझे बताओ साइन ए का सुख है।
आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई होगी, ये मेरे पास एंगल ए है, आपसे पूछा जाएगा साइन ए का स्क्वायर मुझे बता। ये कुछ नहीं है, जरा मुझे बता क्या साइन ए तू निकालेगा, जरा साइन ए क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे साइन ए का स्क्वायर निकालना है, साइन ए का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तुझे समझ नहीं आया? हाँ, कॉस ए का स्क्वायर, कॉस ए निकालोगे उसको ऊपर स्क्वायर रखोगे। याद रखना साइन ए का, याद रखना अगर आपसे पूछा जाएगा साइन ए का स्क्वायर तो आप निकालोगे साइन ए, फिर करोगे उसका स्क्वायर, या आपसे वो सिंपली इसको कभी कभार लिखते हैं हम साइन स्क्वायर, इसका भी मतलब 100% यही होता है। या तो वो बोलेगा साइन ए, लेकिन यूजुअली हम इसको लिख साइन ए का स्क्वायर, यूजुअली हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। याद रखना इसका मतलब क्या होता है, साइन ए का वैल्यू निकालो उसको स्क्वायर करो। सिमिलरली कॉस, अगर बोलेगा कॉस ए का स्क्वायर निकालो, सिंपली कॉस ए का वैल्यू निकालो उसको स्क्वायर करो। ये तो यूजुअली आपसे ये हम करेंगे क्वेश्चन में, कॉस ए का वैल्यू फिर उसको स्क्वायर करेंगे। ये यूजुअली आपसे पूछे जाएगा कॉस स्क्वायर ए, हाँ इसका मतलब भी सेम होता है एज दैट दिस मतलब। लेकिन अब मजे की बात आई ना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि आज के लेक्चर का सबसे अगर ट्रिकी पॉइंट, क्वेश्चन तो मैंने बोला कि आज के लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, लेकिन आज के क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट कौन, आज की लेक्चर का सबसे ट्रिकी पॉइंट है वो है ये। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको क्वेश्चन पूछना होगा, अगर मैं होऊंगा क्वेश्चन पूछने वाला, मैं देखो क्वेश्चन क्या पूछूंगा, मुझे पता एक चीज, व्हाट इज साइन ए, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोसेक ए। कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है। क्या मैं व्हाट इज कोसेक ए, 1 डिवाइड बाई साइन ए, कोई मसला नहीं है। क्या मैं 1 डिवाइड बाई साइन ए को लिख सकता हूँ साइन ए रेज़्ड टू पावर -1? अरे यार तू लिखता था ना बचपन में 1 डिवाइड बाई 4, इसको लिखता था तो 4 रेज़्ड टू पावर -1, 4 को ऊपर चढ़ाता था लेकिन पावर होता था -1, जो इसका पावर था यहाँ पे 1 है तो उसका होता था -1। इसको मैं लिखता था साइन ए रेज़्ड टू पावर -1, लेकिन याद रखना कभी भी नहीं मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। तू बोलेगा सर ये ए की बात है, साइन -1 ए, इसमें और इसमें आसमान जमीन का फर्क है। ये कभी भी बराबर नहीं है, ये कभी भी बराबर नहीं। मैं कह रहा हूँ कोसेक ए क्या है, 1 डिवाइड बाई साइन ए, इसको लिख सकता है तू साइन ए माइनस, यहाँ तक 100% रिलेशन करेक्ट है। इसको लिख सकता है साइन ए रेज़्ड टू पावर -1 एग्जैक्टली। लेकिन साइन ए रेज़्ड टू पावर -1 इसको कभी भी हम नहीं लिख सकते साइन -1। इसका मतलब होता है साइन इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब होता है कोसेक ऑफ ए। ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ोगे क्लास 11th में, वो एक डिटेल में टॉपिक होता है इसका। वहां पे आप देखोगे इसका, ये याद रखना इसका डिफरेंट वैल्यू होता है और इसका डिफरेंट वैल्यू होता है। आपको समझ, जैसे मैं लिख रहा था मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साइन ए का स्क्वायर वही होता है बराबर साइन स्क्वायर ए, लेकिन कभी भी नहीं साइन ए -1 वो कभी भी नहीं होगा बराबर साइन -1 ए, ये याद रखना। इसका मतलब होता है साइन इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब होता है कोसेक ऑफ ए। ये तो डिफरेंट टर्म्स है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा था इसलिए मैंने भी आपको बोलना पड़ा। अब मैं साइन के लिए बोल रहा हूँ, अब ये कॉस के लिए भी अप्लाई होगा। ओब्वियसली कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू कॉस ए का स्क्वायर, लेकिन कॉस ए रेज़्ड टू पावर -1 विल नेवर बी इक्वल टू कॉस -1 ए, वो होता है कॉस इनवर्स ऑफ ए, वो होता है सेक ए। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट, हाँ इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट एग्जांपल्स पे। याद रखना पहली एक्सरसाइज मैं देख रहा था, पहली एक्सरसाइज से पहले आपको 5 एग्जांपल्स वहां पे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक करके 5 एग्जांपल्स नहीं दिखाऊंगा, मैं वही एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो आपको बेटा लगेंगे कि वो एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल आ सकता है। पहला जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, पहली जो एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिख के लाए हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, मैंने बुक क्वेश्चन लिख के लाए हैं। तो जो पहली एग्जांपल हमारे पास है दैट इज, हाँ याद रखना, अगर आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो एक एंगल का दे के होगा, आप जो बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज हैं
इसी एंगल के लिए फाइंड कर सकते हो। मतलब इफ द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन पर्टिकुलर एंगल, फॉर एग्जांपल मेरे पास देखिए tan ऑफ a, दैट मींस मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देखिए किस एंगल का, एक मतलब एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे देखिए किस एंगल का, a का। मैं सब एंगल्स निकाल सकता हूँ, साइन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में भी इस मतलब एंगल का निकाल सकता हूँ, कॉस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में इस एंगल का निकाल सकता हूँ, व्हाट वी कॉल एज कोसेक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी मैं इस एंगल का निकाल सकता हूँ, tan ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी मैं इस एंगल का निकाल सकता हूँ, tan मैंने लिखा है, सेक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी मैं इस एंगल का निकाल सकता हूँ, कोसेक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी मैं इस एंगल का निकाल सकता हूँ, कॉट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी मैं इस एंगल का निकाल सकता हूँ। अगर मुझे एक एंगल का अगर मुझे एंगल का एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देके होगा, मैं सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ इसी एंगल के। तो एग्जांपल नंबर 1 है, वो कह रहा है कि tan ऑफ a मेरे पास है एंगल, मुझे tan देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, मुझे एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देखिए एंगल a का, दैट्स इक्वल टू 4/3। मुझे निकालना है फाइंड द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a, फाइंड अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज में इनको लिखा करूंगा आज से, टी रेशियोज ऑफ एंगल ए। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं पहले समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, याद रखना इसको। मैं फॉर एग्जांपल बी पे राइट एंगल, याद रखना अगर एक मैंने फाइंड करना है, दो में एक को राइट एंगल नहीं लगा सकता, याद रखना। अगर मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जिस एंगल के मुझे फाइंड करने या जिस एंगल का मुझे दिया गया है उसको मैं राइट एंगल नहीं मानूंगा, मैं ए इसको मानूंगा, मैं सी इसको मानूंगा, या सी इसको मानूंगा, ए नहीं इसको मानूंगा। मुझे इस एंगल का tan का वैल्यू देखिए जरा, मुझे पता है एक चीज, मुझे पता है ना tan ऑफ ए इज नथिंग, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स इक्वल टू 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, tan ऑफ ए, जरा मुझे बताओ यहाँ पे tan ऑफ ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो किसके बराबर आया 4/3। दैट मीन्स जो इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है tan, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दैट इज 4:3, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो दैट इज 4:3। याद रखना आपकी एनसीईआरटी बुक बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली जो बुक होती है ना, ये मतलब एक्यूरेट लिखी गई होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए थोड़ी सी ट्रिक्स मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिससे आपको आंसर भी मिलेगा और इजी भी होगा। याद रखना परपेंडिकुलर इज टू बेस है 4:3 रेशियो, याद रखना। आपकी एनसीईआरटी बुक ने इसको लिया है परपेंडिकुलर को 4k where k is some constant एंड इसको लिया है 3k। 100% हमें भी लेना चाहिए था 4k, और हमें भी यही लेना है, होगा 4k और 3k। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप इसको 4 और 3 लोगे कोई भी परवाह नहीं आएगा। सर क्यों? देखो असल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है 4:3। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि परपेंडिकुलर 4 है बेस 3 है, इसका मतलब है रेशियो होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, ये हो सकता है 8 भी, ये हो सकता है 6, फिर भी आया ना रेशियो 4:3, ये हो सकता है 12 भी, ये हो सकता है 9 भी, फिर भी आया ना रेशियो 4:3। इसलिए मैं कुछ कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैंने कांस्टेंट के मल्टीप्लाई किया ना इस पे, जरा के होता है 1, तो ये 4:3 होगा, के आएगा 2, देन ये 8:6 होगा, के आएगा 3 या 1/2 आएगा के। लेकिन याद रखना जब आपको एक एंगल का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देखिए होगा, दूसरे का निकालना होगा। क्योंकि जब मैं दूसरे को निकालने की कोशिश करूंगा, मतलब जो मैं दूसरे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालूंगा उनमें में मुझे रेशियोज लेने, जब मैं रेशियोज होंगे ये के वहां पे भी कैंसिल होगा। बेहतर होगा अगर मैं पहले से इस के को नहीं लूंगा। तो मैं समझ नहीं आया जब मैं ट्राइगोनोमेट्री, हाँ इसने ठीक लिया है 4k और 3k, लेकिन मैं क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। जब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने मुझे रेशियो वहां पे के कैंसिल होगा। अगर आप 4k भी इसको लेते हो 3k कोई परेशानी नहीं, 4 लेते हो 3 लेते हो 100% वो भी राइट है। इससे थोड़ा सा आसान होगा। जरा मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या हो इस ट्रायंगल का 4, मुझे बताओ बेस क्या है इस ट्रायंगल का 3, मुझे बताओ पहले ही आप क्या करोगे, आप करोगे इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड। जरा मुझे बोलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये तरीका है पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जरा मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आएगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आएगा 4 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आया 5। जब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आया 5, अब मैं सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं। tan ऑफ ए मुझे पता है, जरा मुझे बोलो sin ऑफ ए। अरे कुछ नहीं, मुझे बहुत जल्दी sin ऑफ ए क्या आएगा, sin ऑफ ए विल बी सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 4 डिवाइड बाय 5। अरे यार तू लिख सकता है ना 4k डिवाइड बाय 5k, यही मैं बोल रहा था ना, के कैंसिल होगा। तुझे समझ नहीं आया।
हाँ याद रखा, इसका वैल्यू 5 नहीं आएगा, अगर इसका k तू लेगा इसका भी k आएगा, इसका वैल्यू आएगा देन 5k, ठीक है। फिर आएगा 4k डिवाइड 5k, वो आएगा 4/5। जरा मुझे बोलो साइन ऑफ ए, ये आप लिखना है यहाँ पे, चूंकि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा। साइन ऑफ ए होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे 4/5। अब किसी बच्चे को परपेंडिकुलर से फॉर एग्जांपल लगाव नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो लिखेगा साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है। कॉस ऑफ ए बता, जल्दी जल्दी बता, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है 3 डिवाइड बाय 5। मुझे पता कॉस 10 पता है, जरा मुझे पता कोसेक ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए क्या होता है, ये होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, दैट मींस ये होगा 5/4। मुझे पता कोसेक सेक ऑफ ए, जरा मुझे बोलो सेक ऑफ ए किसके बराबर होगा, ये है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सेक ऑफ ए को हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, दैट विल बी इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल 5/3। जरा मुझे बोलो इसके बाद है कॉट ऑफ ए, जरा मुझे बोलो कॉट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, tan ऑफ ए देखिए 4/3, कॉट ऑफ ए विल बी 3/4, खत्म। ये यहाँ से भी निकाल सकते, कॉट ऑफ ए होगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस है, चलो लिख रहा हूँ बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर व्हिच इज इक्वल टू 3/4। ये हमने सारे ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज पता हो कि अगर हमें एक किसके ट्राइगोनोमेट्री लिखने का तरीका क्या है, ये आप ऐसे ही लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे सिंस, अरे यार बोर्ड्स में यही समस्या है ना, tan इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट इज इक्वल 4 बाय ये कट करना है इसको, दैट्स इक्वल टू 4 बाय ये। अगर कोई अच्छा बच्चा होगा वो के लिखेगा, चूंकि मुझे यहाँ पे आसानी है के बगैर, चलो मैं भी लिखता हूँ के। इसका वैल्यू भी यहाँ पे आएगा ना 3k², आपको यहाँ से फिर परेशानी होगी। इसका वैल्यू आएगा ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट, सॉरी पहले परपेंडिकुलर, अच्छा चलो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, दैट मींस 4k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज 3k का स्क्वायर। जरा मुझे बताओ ये क्या आएगा, 4 स्क्वायर क्या आएगा 16, जरा मुझे बोलो ये क्या आएगा k स्क्वायर, प्लस आएगा 3 × 3 9, दैट मींस k स्क्वायर। जरा मुझे बताओ 16 + 9k स्क्वायर आएगा 25k स्क्वायर। जरा मुझे बोलो अंडर रूट ऑफ 25, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इंटू k का होल स्क्वायर, याद रखना अंडर रूट और ये कैंसिल स्क्वायर, दैट मींस 5k आएगा हाइपोटेन्यूज वैल्यू। जब इसका 5k आएगा वैल्यू, इसमें सब में k डाल, तुझे फिर भी आंसर वही मिलेगा, के कैंसिल हो जाएंगे, इसमें सब में के डाल, के कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाए, फिर भी आपको रेशो वही आएगा। अगर आपको एग्जाम में लिखने हैं तो फिर अच्छा लगेगा अगर के लिखोगे, वरना अगर आपको फाइंड करना है कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो के लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये मैं कराऊंगा, बाकी जो एग्जाम्पल्स है ना 2-3 इसको वो आसान है बेटा, वो आपको आएंगे। लेकिन अगर नहीं आएंगे सर तो क्या करेंगे, याद रखना कमेंट में आप कमेंट करना जो एग्जाम्पल आपको नहीं आएगी। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो डाउट था वो एग्जाम्पल, तो उसमें मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके मतलब पहले वाले मतलब पार्ट में मैं वही एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा जो आप को नहीं आई होगी। याद रखना एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस है ना, हालांकि एग्जाम पॉइंट से आपको क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम जो एक्सरसाइज आपकी है ना उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल्स में कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम्पल्स में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, वो आप कौन से एग्जाम्पल्स अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम जो है उसमें मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वही आते हैं, एग्जांपल्स बहुत कम आती है। अगर कोई एग्जांपल नहीं आएगी तो कमेंट करना, या अगर आपको फॉर एग्जांपल पर्सनली किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, जरा मुझे बोलो एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। What does he mean by saying that these two angles are acute angles? सर acute angles का मतलब होता है ये जो B है इसका भी मतलब B एंगल भी होगा 90 से कम 0 से ज़्यादा, Q एंगल भी होगा 90 से कम मतलब 0 से ज़्यादा, such that ये दो acute angles हैं such that sin of B is equal to sin of Q। sin जो है B का वो बराबर है sin of Q। मुझे करना है prove that angle B is equal to angle Q। अच्छा क्वेश्चन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो मेरे पास दो ट्रायंगल्स दी गई है,
एक ट्रायंगल है ए, एक ट्रायंगल है व्हाट वी कॉल एज ऐसी ट्रायंगल दी गई है, जो एक ट्रायंगल है, दिस इज लाइक दिस सी ए बी, दूसरी ट्रायंगल है ऐसी, दैट्स इक्वल टू आर क्यू पी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट आर। मेरे पास दो ट्रायंगल्स दी गई है और बोला गया है बी ये है एंगल बी, सॉरी मैंने उल्टा बनाया इस ट्रायंगल को फिर से, ये ट्रायंगल ऐसे है, ये है बी, ये है सी, ये है ए। मुझे बताया गया है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू और एक्यूट एंगल, जैसे दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल, अभी मैं आपको बोल रहा था। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। याद रखना, पहले इन क्वेश्चन में सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम गिवन, मुझे दिया क्या गया है, गिवन मुझे है कि साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू, ये मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। दूसरा, मुझे बताओ मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है, आई हैव टू प्रूव दैट व्हाट वी कॉल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। मुझे बता, एक चीज यहां से मैं लिखूंगा प्रूफ, कैसे बराबर एंगल बी और एंगल क्यू, मुझे ये प्रूव करके देना है। देखो, साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू, मैं इस गिवन को ही यूज करूँ, ऑब्वियसली गिवन को ही यूज करेंगे, साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। जरा मुझे बताओ, इस यहाँ पे डिफाइन करो ऑफ साइन ऑफ एंगल बी। मुझे बताओ साइन क्या होता है, बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज दिस, हाइपोटेन्यूज इज दिस, दैट मींस साइन ऑफ बी इज AC डिवाइडेड बाय ए, व्हाट वी कॉल एज AB, और is equal to sin of B is AC divided by AB, and sin of Q is perpendicular, that is PR, upon में what we call as hypotenuse, that is PQ। क्या मैंने यहाँ तक कोई गलती की? अभी तो मैंने किया ही नहीं कुछ, साइन बी डी के बराबर था साइन क्यू, मैंने निकाला ये। जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या आप समझ सकते हो? देखो देखो, यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखो, मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आधे होते जिनमें आपको मतलब आगे कैसे प्रोसीड करना है, सॉल्यूशन उसको आपको मतलब यहाँ पे एनालाइज करना होगा, वरना मैं बहुत तरीकों से यहाँ पे जा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दैट मीन्स जो मुझे प्रूव करना है उसके लिए वो मुझे कैसे प्रूव होगा, पहले आपको एक माइंड में एक मैप बिछाना होगा कि मुझे कैसे प्रूव होगा बी इज इक्वल टू क्यू। जब मैं नजर दोहरा रहा हूँ इन दो ट्रायंगल्स पे, मुझे यहाँ पे पता लगता है कि AC डिवाइडेड बाई व्हाट वी कॉल, क्या मैं AC डिवाइड बाई AB इसको नहीं लिख सकता हूँ कि AC डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज AB डिवाइडेड बाई AB डिवाइडेड बाई PQ। अरे यार कुछ नहीं, मैंने रीअरेंज किए थोड़े यहाँ पे, ये जो है ना मैंने साइड्स रीअरेंज किए, लेकिन मुझे मिला AC डिवाइडेड बाई PR। सर आप चेक कर, AC डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई, इसको भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, AB डिवाइडेड बाई BQ। दैट मींस मुझे मिले ना दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनका रेशियो ये है ना प्रोपोर्शनल। अरे यार ये जो है ना, ये साइड इज टू ये साइड बराबर है ये साइड इज टू ये साइड। दैट मींस अब मैं एक ही स्टेप क्वेश्चन के दूर है, अब मैं क्वेश्चन से एक ही स्टेप दूर हूं, वो है कि मुझे इसके बराबर ये जो रेशियो है ना इसी के बराबर आना चाहिए, CR डिवाइडेड बाय RQ। जब मुझे वो रेशियो बराबर आएगा जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ये दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर एंगल के जो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तुझे समझ नहीं आया, मैं एक ही स्टेप क्वेश्चन से दूर है। देख तू, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो प्रोपोर्शनल, लेकिन दो ही, मुझे तीसरा भी प्रोपोर्शनल बनाना है। अब तीसरा ही मुझे किसी तरीके से बनाना है, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। जब मैं दो ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर। देख समझ, अब मैं किस तरह से बताऊंगा कि ये जो BC डिवाइड बाय RQ है, ये जो दो साइड से ये प्रोपोर्शनल, देख AC डिवाइड बाय PR किसी देखो इन दो साइड्स का रेशियो ये किसी के बराबर होगा ना, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू समथिंग। फॉर एग्जांपल ये है 4, ये है 6, 4 डिवाइड बाय 6 कोई नंबर आया, ये भी होगा 4 डिवाइड बाय 6, उसको मैंने मान के चला कि बात को समझना। मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से हिसाब से मैं BC निकालूंगा, मैं अप्लाई करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग PGT
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी का मतलब इन बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ही ट्रायंगल्स में मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। जरा मुझे बोलो, जब मैं दोनों ही ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, मैं इसका साइड भी फाइंड करूंगा, मैं इसका आर क्यू साइड भी फाइंड करूंगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम जब मैं दोनों साइड ट्रायंगल्स में, यहां से मैं देखो इस पार्ट में मैं इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इस पार्ट में इस ट्रायंगल के लिए। जरा मुझे बोला बीसी, जल्दी बोल मुझे, बीसी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर आएगा? बीसी बेस आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, दैट मींस बीसी का वैल्यू आया सिंपली। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट करके, इसलिए मेरे पास स्पेस नहीं है, इट विल बी इक्वल टू बीसी के किसके बराबर आएगा? इट विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट्स एबी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर। लेकिन इसका अंडर रूट मुझे समझ नहीं आया। मुझे पता है यहाँ पे क्या मुझे फाइंड करना है, आर क्यू किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल हाइपोटेन्यूज का अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज पी क्यू स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तुझे समझ नहीं है पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या निकालना है? असल में इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आना चाहिए? के का, तभी ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ना प्रोपोर्शनल। इन दोनों का बीसी डिवाइड बाय आर क्यू, यही है ना रेशियो जो मुझे पेंडिंग है, जो प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर मैं इसको भी प्रोपोर्शनल करता हूं तो ये जो ट्रायंगल्स जो है ना वो सिमिलर बन जाएंगे। देखो कैसे मैं करूंगा, मैं लिख सकता हूं ना बीसी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए बी स्क्वायर। जरा मुझे पता, ए बी को मैं नहीं लिख सकता हूँ के टाइम्स पी क्यू, अरे यार ए बी को मैं नहीं लिख सकता हूँ क्यू के टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो ए बी है ना दैट इज पी ए बी जो है ना बराबर किसके है? पी के टाइम्स पी क्यू। कहाँ पे? इक्वेशन 1 से मैंने ये लाया, यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। बिल्कुल मैं बोर्ड के हिसाब से चल रहा हूँ, जैसे आपको सॉल्यूशंस लिखने पड़ते हैं ना, मैं ऐसे ही सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ। असल में मेरे पास स्पेस कम है, ये थोड़ा ट्रायंगल आप यहाँ बनाना, ये थोड़ा यहाँ बनाना, अप्लाई पीजीटी इन डिफरेंट दोनों ट्रायंगल्स। यहाँ पे मैंने इस पे भी लगाया, इस पे भी लगाया पीजीटी। ये ए बी स्क्वायर क्यू टाइम्स पी क्यू कहाँ पे मैंने लाया? ये चलो छोड़ो इसको, मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ ना। जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, के ए बी किसके बराबर? के टाइम्स पी क्यू। सिमिलरली माइनस ए सी को मैं नहीं लिख सकता हूँ क्या? ए सी को मैं नहीं लिख सकता हूँ के टाइम्स पी आर। तुझे समझ नहीं आया? के टाइम्स पी आर चूंकि स्क्वायर है, अब मैं लिखूंगा का स्क्वायर। यहाँ इसे मैं लिखूंगा ए बी ए सी जो है वो बराबर है के टाइम्स पी क्यू पी आर, इक्वेशन 1 ये भी इक्वेशन 1। अच्छा मुझे नजर दो रहा जरा, मैं निकालूंगा बी सी डिवाइड बाई आर क्यू का रेशियो, बी सी डिवाइडेड बाई व्हाट वी कॉल एज आर क्यू। इसका रेशियो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, यहाँ से है ना ये भी के स्क्वायर, ये भी है ना के स्क्वायर, इसको कॉमन निकलेगा के स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्या नहीं बचा? ये डिवाइड बाई क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। जरा मुझे बोलो, इसको भी अंडर रूट आएगा सेपरेट, इसको भी अंडर रूट आएगा सेपरेट। के स्क्वायर का जरा मुझे बोलो अंडर रूट क्या होता है? के। जरा मुझे बोलो यहाँ पे क्या आएगा? ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर रूट, देन यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर, वो होता है क्यू, दैट के, दैट मीन्स बी सी डिवाइडेड बाई आर क्यू मेरे पास बराबर आया के की। ये तो मुझे प्रूव करके देना था, ये किसके इक्वेट के बराबर मैंने किया था प्रूव? ये मैंने किया था ए सी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्यू। अब मैंने उस के को बराबर दिया बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू। इसको मैं इक्वेशन 2 में मान के चलता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, असल में मुझे के बराबर कौन है? इसका रेशो और इसका रेशो, वही मैंने प्रूव करके दिया, वो इसका रेशो भी है के बराबर। दैट मींस अगर के इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है और के इसके बराबर, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन एनदर, दैट मींस पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। जरा मुझे बोलो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज के किसके बराबर मुझे निकला? बी सी डिवाइडेड बाई आर क्यू। दैट मीन्स जब मैंने इनके, दैट मीन्स इन दो ट्रायंगल के, अब मैं कह सकता हूँ ना सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है CORS, इसको मैं सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स वो क्या है? आर प्रोपोर्शनल। देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या है? देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर।
जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड, दैट मीन्स एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल टू, इसको रीजन क्या लिखेगा, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वली, इसका रीजन बनेगा क्यों, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स कॉर्स ये सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये जो क्वेश्चन है नहायत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके बहुत सारे चांसेस है, अगर एग्जाम में भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। होप कि मैंने 2 एग्जाम्पल जो दिखाई, जो बाकी 3 एग्जाम्पल्स है इनको आप खुद ही ट्राई मारना, मैंने कहा अगर नहीं आएगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू वेरी मच।